A very good morning, dear children. Today we will start with our book स्पर्श भाग 1 पाठ 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा शुरू करने से पहले हम आपको इस पाठ की लेखिका बचेंद्री पाल के बारे में बताने जा रहे हैं। बचेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बचेंद्री अपनी मां हंसादई नेगी और पिता किशन सिंह पाल की तीसरी संतान है, यानी उनसे बड़े उनके 2 भाई बहन और हैं। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे। वो बचेंद्री को और आगे पढ़ा नहीं सकते थे, जबकि बचेंद्री पढ़ने में अच्छी थी। अतः बचेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छी थी और वो आगे पढ़ना चाहती थी। इसलिए बचेंद्री ने अपनी अगली पढ़ाई सिलाई कढ़ाई करके पैसा जमा करके करनी शुरू की। 10वीं पास करने के बाद बचेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बहुत मुश्किल से उन्होंने बचेंद्री के पिता को मनाया कि वो बचेंद्री की पढ़ाई को आगे जारी रखें। बचेंद्री ने ऐसी विषम स्थितियों में के बावजूद संस्कृत में एमए और फिर बीएड की शिक्षा हासिल की। इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी उन्होंने एमए की, संस्कृत में एमए की और उसके बाद उन्होंने बीएड की डिग्री भी ली। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव ने इन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। अब देखिए, क्योंकि वो पढ़ाई के लिए भी बहुत डेडिकेट थी और उनकी यही डेडिकेशन थी जिसकी वजह से वो एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही बनी। भारत की पहली ऐसी महिला थी जो एवरेस्ट पर चढ़ी और ऊपर चढ़कर उन्होंने अपने देश का झंडा फहराया। बचेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था और इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था, तब बचेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है वह उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही, क्योंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में जाता था, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बचेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। क्योंकि बचेंद्री का बचपन पहाड़ों पे गुजरा था, इसलिए उनको बचपन से ही पहाड़ों पर चढ़ने का शौक था। लेकिन कभी भी उनको उनके बड़े भाई की तरफ से सहयोग नहीं मिला, जबकि उनका जो छोटा भाई था, जो कि उनसे 6 साल छोटा था, वह उनको उकसाया जाता था कि हाँ तुम पहाड़ पर चढ़ सकते हो। लेकिन बचेंद्री जो कि चढ़ना चाहती थी, उसे कभी भी ऐसा कोई हौसला नहीं दिया गया। तब बचेंद्री बोलती है कि मुझे ये नहीं मालूम कि लोग लड़कियों को कमतर क्यों समझते हैं, क्यों उनको इतना नाजुक समझते हैं। अब बचेंद्री बताती है, लेकिन बचपन में भी कि वो कहती है कि मेरी जो ये इच्छा थी पहाड़ चढ़ने की, बचपन में भी पूरी होती रही। वो किस तरह से पूरी होती रही, क्योंकि उनका जो परिवार था वो पहाड़ों पर रहता था और पहाड़ों पर मौसम के हिसाब से उनका परिवार 6 महीने तो चढ़ाई पर रहता था और 6 महीने चढ़ाई के जो नीचे तराई थी वहां पे चला जाता था, वहां पे जो गांव बसा हुआ था वहां चला जाता था। तो जब 6 महीने तराई वाले गांव में जाता था, तो उस मौसम में जब को स्कूल जाना पड़ता था तो उसको 5 से 6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर जाना पड़ता था। तो इस तरीके से उसकी पहाड़ पर चढ़ने का जो शौक था वो पूरा हो जाता था। इधर बचेंद्री की पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू कर दी। कहते जैसे ही बचेंद्री ने अपनी पढ़ाई पूरी की, वैसे ही उसने देखा कि इंडियन माउंटेन फाउंडेशन वाले उन महिलाओं की खोज कर रहे हैं जो ऐसा साहस रखते हैं कि वो एवरेस्ट पर चढ़ना चाहें। बचेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई।
अब बचेंद्री तो पहले से ही इच्छुक थी पहाड़ चढ़ने की, तो वो इस अभियान दल में शामिल होगी, उसका एक हिस्सा बन गई। अब उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। ट्रेनिंग के दौरान बचेंद्री 7,500 मीटर ऊंचा मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। अब जब उसने अपनी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के दौरान उसने 7500 मीटर ऊंची एक मान चोटी थी जिस पर चढ़कर सफलता प्राप्त की। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्होंने एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया। अब कहते बहुत महीनों की जो प्रैक्टिस थी चढ़ने की वो करती रही और उसके बाद आखिर वो दिन आ गया जब उनको एवरेस्ट पर चढ़ने का मौका मिला। बचेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कमलबद्ध किया है। बचेंद्री पाल ने इस जो पाठ है, ये जो आपका पाठ है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इसमें बचेंद्री पाल ने अपने आप ही अपनी जो पर्वतारोहण यात्रा है, पर्वत तक चढ़ने की जो यात्रा है, उसका जो उस पर विजय पाने वाली जो रोमांचक यात्रा है उनकी, उसका विवरण अपने आप ही कमलबद्ध किया है। उन्होंने स्वयं ही अपनी ये कथा लिखी है। प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बचेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इसे पढ़ते हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाकर पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। यानी अब इस जो चैप्टर है इसमें बचेंद्री पाल ने शुरू से लेके चोटी तक पहुंचने तक और वहां पर अपनी विजय का झंडा फहराने तक का एक एक क्षण, एक एक पल अच्छे से ब्यौरा लिखा है। उसका एक एक पल को विस्तृत रूप से लिखा है और इस तरीके से लिखा है कि पढ़ने वाले को ऐसा मालूम होता है कि मानो वो उनकी यात्रा के साथ स्वयं भी साथ साथ चल रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से लिखा है कि हमें ऐसा मालूम होता है हम ना केवल एक चैप्टर पढ़ रहे हैं बल्कि हम उनके साथ साथ यात्रा भी कर रहे हैं। तो चलिए इस रोमांचक पाठ को ध्यान से पढ़ते हैं। आपको ये पाठ ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा क्योंकि इसमें कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि समझने वाली है। और एक बात और, इसमें जितने भी जगहों के नाम हैं, जितने भी लोगों के नाम आए हैं, वो सब आपको ध्यानपूर्वक समझने हैं और याद रखने हैं। जब आपके एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन बीच में से पूछा जा सकता है। इसलिए मैं आपको पहले से ही वार्न कर रही हूँ कि आपको हर एक जगह का, हर चीज का मतलब पाठ की छोटी छोटी चीजों का पता होना जरूरी है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। यानी एवरेस्ट अभियान दल, जो ऐसा दल जो एवरेस्ट के लिए जा रहा था, वो 7 मार्च को दिल्ली से चला काठमांडू के लिए। और वो कैसे चला? हवाई जहाज से। दिल्ली से चले और उन्होंने अपनी यात्रा हवाई जहाज से काठमांडू तक के लिए की। बूथ अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। इस पैराग्राफ में अग्रिम का अर्थ है पहला या आगे, दुर्गम का अर्थ है कठिन, हिमपात का अर्थ है बर्फ का गिरना। हिम मतलब बर्फ, पात मतलब गिरना। अब वो कह रहे हैं कि लेखिका बता रही है कि एक मजबूत दल पहले ही हमारे से आगे चला गया था और उसने क्या करना था कि बेस कैंप पे हमारे पहुंचने से पहले, जब तक लेखिका का दल बेस कैंप पहुंचे उससे पहले ही उन्होंने जो दुर्गम रास्ता था उसको साफ करना, उसके रास्ते से हिम को हटाना था, बर्फ को वहां से साफ करना था, ये उनका कार्य था। नमचे बाजार शेरपा लैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेरपा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांव के होते हैं। शेरपा क्या होते हैं बेटा? शेरपा वो लोग होते हैं जिनको हम कुली कहते हैं। ये जो पर्वतारोही होते हैं उनका जितना भी अधिकांश सामान होता है वो उठाकर उनके साथ चलते हैं, उनको शेरपा कहा जाता है। तो कहते हैं नमचे बाजार, ये बाजार का नाम है नमचे बाजार।
ये शेरपा लैंड का सबसे महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र में जहाँ पर लोग रहते हैं। अधिकांश शेरपा यहीं के हैं। जितने भी शेरपा लोग हैं वो सब नमचे बाजार के ही हैं या फिर नमचे बाजार के आसपास के गांव के हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। अब बचेंद्री पाल कह रही हैं कि नमचे बाजार ही वह जगह है जहां पर मैंने सबसे पहले एवरेस्ट को देखा था। निहारा मतलब देखना। जो नेपालियों में सागरमाथा, अब यह एवरेस्ट नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। नेपाली लोग इसको सागरमाथा बोलते हैं। अब बिचेंद्री पाल कह रही हैं कि मुझे ये नाम अच्छा लगा। कौन सा नाम? सागरमाथा। बच्चों, सागरमाथा मतलब सागर का माथा। यहाँ पे बिचेंद्री पाल कहती हैं कि जिस प्रकार हमारे शरीर में सबसे ऊपर हमारा माथा रहता है, माथे का स्थान सबसे ऊपर है, उसी प्रकार सभी नदियों से ऊपर, सभी पर्वतों से ऊपर एवरेस्ट का स्थान रहता है। इसलिए कहती है मुझे भी ये सागरमाथा नाम अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का एक बड़ा फूल देखा जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। बड़ा फूल जिसको हम प्लूम कहते हैं। बर्फ के बड़े फूल को प्लूम कहा जाता है। जैसा कि अभी आप फोटो में देख रहे हो, एक बर्फ का बड़ा गोला सा दिखाई दे रहा है, इसको हम बर्फ का फूल या प्लूम कहते हैं। लेखिका कहती है कि जब मैं एवरेस्ट की तरफ देख रही थी, गौर से देख रही थी, तो मैंने क्या देखा कि बर्फ का एक बहुत बड़ा फूल है जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ, पर्वत की चोटी से लहराता हुआ एक ऐसे ध्वज जैसा, ध्वज मीन्स झंडे की तरह लहराता हुआ लग रहा है, ऐसा मालूम हो रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता है। लेखिका कहती है कि मुझे ये बताया गया, ये जानकारी मिली कि ये फूल कब बनता है, जब शिखर की ऊपरी सतह पर जो हवा है उसकी जब गति 150 किलोमीटर के लगभग हो जाती है या उससे भी ज़्यादा हो जाती है, तब ये बर्फ़ का फूल बनता है। तब जो तेज़ हवा होती है उससे जो बर्फ़ है वो सूखी बर्फ़ पर्वत के ऊपर से उड़ती हुई दिखाई देती है, तब ये स्थिति बनती है। आगे है, बर्फ़ का यह ध्वज 10 किलोमीटर या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ी पर इन तूफानों को झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। अब वो कह रहे हैं कि ये जो बर्फ का ध्वज बना है ये 10 किलोमीटर या इससे भी अधिक लंबा, अब इसकी जो पूरा इसका आकार है वो 10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा लंबा हो सकता है। कहते हैं और शिखर पर जाने वाले जितने भी व्यक्ति हैं जो दक्षिण पूर्वी पहाड़ी की ओर जाते हैं, उनको इन तूफानों को झेलना ही पड़ता है, विशेषकर खराब मौसम में। ज़्यादातर तब होता है ये, इनका सामना, इन जो प्लूम है इनका सामना तब करना पड़ता है जब मौसम खराब हो, तब इनका सामना करना पड़ता है। लेखिका आगे कहती है, यह मुझे डराने के लिए काफी था, फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। लेखिका कहती, जो मुझे अभी अभी जानकारी प्राप्त हुई है, कहती वो मुझे, मेरे अंदर डर भरने के लिए काफी थी, लेकिन इसमें विचित्र का अर्थ है विशेष तौर पर, और आकर्षित मतलब अट्रैक्ट होना या मुग्ध हो जाना। वो कहती है लेकिन एवरेस्ट के प्रति मेरी जो एक विचित्र, एक अलग तरह का आकर्षण था, उसको पाने का, उसकी तरफ जाने का और एक विजय प्राप्त करने का, कहती उसने मेरी जितनी भी कठिन से कठिन चुनौतियां भी थी उनका भी सामना करने के लिए मैं तैयार हो गई। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेरपा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। हिमस्खलन मीन्स बर्फ का खिसकना। अब लेखिका कह रही हैं कि जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, पेरिस एक जगह है, कहती तब हमें वहां पे एक बहुत ही दुखद समाचार एक शेरपा कुली की मृत्यु का मिला, जो कि बर्फ के खिसकने के कारण हुई थी। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धसकने से लहोत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी। 16 शेरपा कुलियों के दल में से
एक की मृत्यु हो गई और 4 घायल हो गए थे। अब उनको ये जानकारी मिली कि खुम्बू हिमपात पर जाने वाले ये जगह है। अभियान दल के रास्ते में बाईं तरफ से जो सीधी पहाड़ी लगती है उसके धसकने से और लोहत्से की तरफ से, लोहोत्से भी जगह है कि उसकी तरफ से एक बर्फ की चट्टान नीचे खिसक आई थी, वे अपनी जगह से नीचे की तरफ आ गई थी। इसके कारण जो 16 शेरपा कुली थे उनके दल में से 4 की तो एक की मृत्यु हो गई और जो 4 थे वो घायल हो गए। ऐसा समाचार पाकर कोई दुखी भी होगा और साथ में मन में कहीं ना कहीं डर भी आ जाएगा कि इस तरीके की घटनाएं अगर रास्ते में होती जा रही हैं तो उनके लिए भी रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरों पर छाए अवसाद, अवसाद का मतलब होता है दुख या उदासी, को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो बचेंद्री पाल, लेखिका बचेंद्री पाल है, उनका जो अभियान दल ऊपर की तरफ जा रहा था उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? उनके नेता थे कर्नल खुल्लर। कहते हैं अब जो उनके नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने समझाया कि अगर आप इतना बड़ा अभियान दल, इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हो, आप एवरेस्ट जैसी महान चोटी तक पहुंचने की बात कर रहे हो, तो ऐसी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो आपको रास्ते में मिलती ही रहेंगी। कहते हैं कि इतना ही नहीं, आपको बहुत सारी मुश्किलों के साथ साथ बड़े सारे खतरों के साथ साथ कभी कभी मृत्यु को भी सहज भाव से बहुत ही आराम से स्वीकार भी करना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि ये रास्ता, एवरेस्ट तक जाने का रास्ता बहुत ही सुगम और सरल होगा, उसमें कठिनाइयां तो आएंगी ही। ऐसा उनके जो नेता थे, जो दल के नेता थे कर्नल खुल्लर, उन्होंने उनको समझाया। उपनेता प्रेमचंद जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, आपने पहले पैराग्राफ में पढ़ा कि प्रेमचंद जी जो अग्रिम दल गया था उनका नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। वो वापस आ गए पेरिस की तरफ। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति से हमें अवगत कराया। अब वो पेरिस से होकर वापस आ रहे हैं तो उन्होंने लेखक के दल को खुम्बू हिमपात की जो भी स्थिति थी उसके बारे में उनको बताया। अवगत कराना मीन्स उनके बारे में बताना। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप जो कि 6000 मीटर पर था, जो हिमपात के ठीक ऊपर है, वहां तक का रास्ता साफ कर दिया है। अब प्रेमचंद जो कि अग्रिम दल के नेता थे, उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने जो कि वो रास्ता जो कैंप 1 6000 मीटर की ऊंचाई पर जो लगा है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया, यानी वहां के रास्ते की जो बर्फ थी वो उन्होंने हटाकर रास्ता साफ कर दिया है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के किए गए सभी काम व्यर्थ हो सकते हैं और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा करना पड़ सकता है। अब वो कह रहे हैं कि हिमपात के कारण बर्फ गिरते जा रही है और ये अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण, ये ना तो अनियमित जो रेगुलर नहीं हो रहा, अनिश्चित जिसका कुछ डेफिनेट नहीं है कब तक चलेगा। वो कहते हैं कि इसके कारण हो सकता है कि जो उन्होंने पहले का अग्रिम जो दल गया था और उन्होंने जो कार्य किया था रास्ता साफ करने का, हो सकता है कि वो कार्य हमें दोबारा करना पड़े, क्योंकि वापस से बर्फ अगर उस पर गिर गई तो वो रास्ता वापस से साफ कर वो कार्य को दोबारा करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। आशाजनक होता है आशा उत्पन्न करने वाला, जिसमें आपको थोड़ी कहीं होप रहती है। अब कह रहे जब हम बेस कैंप में भी अभी पहुंचे नहीं थे, उससे पहले ही हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। किसकी मृत्यु हुई? रसोई के सहायक, जो किचन में हेल्प करने वाला था, उसकी मृत्यु हो गई। क्यों हो गई? जलवायु अनुकूल न होने के कारण। वहां वो रसोई का सहायक व्यक्ति था, वो जिस जलवायु से आया था, वहां की जलवायु और यहाँ बेसमेंट की जलवायु अनुकूल नहीं थी। इसलिए विपरीत होने के कारण, अनुकूल न होने के कारण वो जो व्यक्ति था, सहायक था, उसकी मृत्यु हो गई।
कहती है, लेखिका कह रही है निश्चित रूप से ये तो पक्की बात है कि ये सब सुनना हमारे लिए आशाजनक तो नहीं था। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं चल रही थी जिसमें हमें कोई उम्मीद नजर आए। ये सारी परिस्थितियां जो हमें समझ में आ रही थी, एक शेरपा की मृत्यु हो गई और ये 4 घायल हो गए, और जो भी परिस्थितियां वो सुन रहे थे उनसे उनका हौसला थोड़ा कम होता जा रहा था। आशा को निराशा में बदलने वाली ये सारी चीजें थी। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा था, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इसकी अन्य श्रेणियों को देखा। अब लेखिका कह रही है, एवरेस्ट शिखर को मैं पहले भी 2 बार देख चुकी थी, लेकिन मैंने एक देखा था। लेकिन कहती जिस दिन मैं बेस कैंप पहुंची उससे अगले दिन मैंने एवरेस्ट शिखर और उसकी अन्य मतलब दूसरी श्रेणियों को भी देखा। मैं भौचक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट, लोहोत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। अब लेखिका कह रही है, जब मैंने इन सबको देखा तो मैं भौचक्की, भौचक्की मतलब हैरान रह गई। कहती है एवरेस्ट को लोहोत्से और नुत्से, ये वहाँ की चोटियां हैं, कहती है उनको ऊंचाइयों से घिरा हुआ और बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदियों से को निहारती रही। जो वहां से निकलने वाली टेढ़ी मेढ़ी नदियां हैं जो बर्फीली हैं, बर्फ जिनमें जमी हुई है, कहती उनको देखकर मैं हैरान रह गई। हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। खंडों मीन्स टुकड़ों में, अव्यवस्थित मीन्स बिना किसी व्यवस्था के, कोई उसमें व्यवस्था ना हो, उसको कहते हैं अव्यवस्थित। वो कह रहे हिमपात क्या है? हिमपात मीन्स बर्फ का गिरना क्या है? वो कहते हैं एक तरह से बर्फ के खंडों का, बर्फ के टुकड़ों का अव्यवस्थित तरीके से गिरना ही हिमपात कहलाता है। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक पराया खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। अब वो लेखिका बता रही है कि हमें ये बताया गया कि ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ की जो नदी होती है उसको ग्लेशियर कहा जाता है। कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल होती, जब वो बहती थी तो उसमें हलचल होती थी, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की जो चट्टानें थी वो उसी समय गिर जाया करती थी, अचानक से गिर जाया करती थी और अन्य कारणों से भी अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती थी। अब जब एक चट्टान, खूब बड़ी चट्टान बर्फ की अचानक यकायक गिरेगी तो उससे कोई भी नुकसान हो सकता है, तो ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बच्चों, आज मैं आपको यहीं तक चैप्टर समझाऊंगी। ये मैंने आपको पेज नंबर 24 की लास्ट लाइन तक समझाया है। अगली क्लास में हम आगे से शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।